नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने पारिवारिक विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। आज हमारा पोर्शन पहुंच गया है 170वीं क्लास में, 170वीं नहीं 17117। ठीक, इसके बाद जो आज हम बात करेंगे इसमें डेटा स्ट्रक्चर है, इसके सेकंड पार्ट की बात कर रहे हैं। एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं, सेकंड पार्ट हम जानेंगे आज। इसमें पढ़ेंगे डेटा स्ट्रक्चर का क्या क्या पढ़ेंगे, स्टैक क्यों वगैरह तो हम मतलब कुछ तो जान चुके हैं, कुछ और बची है उसको जानेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं शुरुआत, करते हैं प्रारंभ। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे स्टैक क्या होता है। सेकंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, ओ ये छोटा हो जाता है, ठीक चल तो रहा ना, ओके सही चल रहा है। तो ये क्या हो रहा है, स्टैक क्या होता है, स्टैक की विशेषता क्या है, क्यू क्या है, क्यू की विशेषता क्या है, ट्री क्या है। यानी कि आज हम डेटा स्ट्रक्चर मतलब डीएस को भी क्या कर देंगे, एंड कर देंगे। इसके बाद हम पढ़ लेंगे शॉर्टकट कीज, और ये हो गया हमारा सिलेबस पूरा एंड। इसके बाद प्रैक्टिस सेशन कुछ दिनों बाद करेंगे, तो बस बने रहिएगा, इंतजार कीजिएगा और संपर्क में बने रहिएगा। एक इस नंबर से मेरे नंबर भी ले सकते हैं, वहाँ से नंबर मिल जाएंगे। पिछली क्लास में दे चुका हूँ नंबर, वहाँ से मिल जाएंगे। चलिए बिना समय गवाए आते हैं हम हमारे टॉपिक के ऊपर। स्टैक क्या होता है, तो स्टैक क्या है, स्टैक का मतलब क्या होता है पहले तो बताइए। स्टैक एक डेटा संरचना है जो डेटा क्या करते हैं, लिफो। ध्यान देना यहाँ पर, स्टैक के साथ, स्टैक को आप एस से याद रखो कि पूरा स्टैक से याद रखो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं। आपको क्या रखना है, एस का संपर्क लिफो से याद रखना है। मतलब स्टैक के साथ लिफो शब्द याद होना आपके लिए दिमाग में होना चाहिए। स्टैक मतलब लिफो, लिफो मतलब स्टैक, ये दो शब्द याद ऐसे कर लेना, ऐसे बिठा लेना इन दोनों का आपस में संबंध कि हस्बैंड वाइफ, वाइफ हस्बैंड, ऐसे एक दूसरे का। एस है तो लिफो है, लिफो है तो ऐसे, ऐसे कुछ भी जो भी आपको तरीका सूझे वो सोच के रख लेना। तो एस एल जो है, एस एल से याद रख सकते हो इसको, एस एल पर एस एल के हाँ एस एल से भी याद रह जाएगा कि एस एल जो है लास्ट इन फर्स्ट आउट और स्टैक में होता है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो डेटा है ना, स्टैक में जो डेटा है इसका ट्रांसफर कैसे होता है। स्टैक में ये क्यू बनी हुई है, मतलब एक लाइन लगी हुई है। इसमें डेटा कैसा आ रहा है कि सॉरी लाइन नहीं, लाइन तो क्यू में आएगा। ये एक बर्तन है कोई भी, इस बर्तन में मैंने क्या रखा, डेटा रख दिया। इसमें मैंने क्या किया, कुछ सामान रख दिया। अच्छा एक काम कीजिए, एक काम कीजिए, इस बर्तन को ऐसे नहीं बनाता हूँ आपके लिए, थोड़ा सा मैं हल्का सा क्या कर रहा हूँ, कुछ स्पेशल चीज बना रहा हूं। अरे यार ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है। ये क्या आपका, ये आपको जो खाना बनाते हो ना, रोटी बनाते होंगे ना, रोटी बनाते होंगे ना, तो रोटी को रखते होंगे, तो रोटी रखने का बर्तन होता है ना, उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसमें आप रोटी रख रहे हो, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक रोटी रख रहे हो। क्या आपने पहले सबसे पहले रोटी कौन सी रखी थी बता सकते हो, इसमें कौन सी रोटी रखी थी, ये वाली सबसे पहली रोटी है, और ये सबसे अंतिम वाली रोटी है, ये सबसे अंतिम वाली रोटी है ना, अंतिम वाली रोटी है। तो ये जो सबसे पहली वाली जो रोटी है, पहली वाली, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का, ये जो सबसे पहली वाली रोटी है, पहली वाली, इस रोटी को क्या आप सबसे पहले निकाल खा सकते हो। कब निकाल खाओगे इसको, जब ये सारी रोटी ऊपर की उठती हुई चली जाएगी तब जाकर इसका नंबर आएगा। इसका मतलब है कि लास्ट, अंतिम मतलब लास्ट हो गया, जो सबसे लास्ट में रखी हमने वो सबसे पहले हम खाएंगे, खा लिए। उसके बाद में उसके बाद जो रखी मतलब दूसरे नंबर पे जो रखी, लास्ट से दूसरे नंबर पे रखी वो खाएंगे। फिर उसका आगे कंटिन्यू धीरे धीरे जाकर हम पहले नंबर वाली रोटी जो है वो अंतिम टाइम में खाएंगे, आखिरी में खाएंगे, लास्ट में खाएंगे। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो लिफो वाली कंडीशन है लागू हो रही। आप बोले सर लिफो वाली रोटी से कैसे होगी, रोटी का बारदान कैसे हो गया। जो रोटी का बारदान है, जिसमें मतलब बारदान होता है जिसके अंदर आप क्या रखते हो, रोटी रखते हो, टिफिन वगैरह जो भी आप खाते हो, उसमें बर्तन में एक के बाद एक जम रही ना परत, तो सबसे पहले ऊपर की उठा खा रहे हो, फिर धीरे 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 निकाल के लास्ट वाला निकाल रहे हो। इसका मतलब है कि स्टैक के अंदर कोई भी डेटा आप रखोगे, अब यहाँ रोटी को आप डेटा से काउंट करना, ये आपका ये जो बर्तन है ये क्या है, एक डेटा स्टोर करने वाला जार है। एक क्या हमारे पास जार रखा हुआ है, कुछ भी सामान रखा हुआ बर्तन, उसमें हमने डेटा रखा 1 2 3 ऐसे डेटा रखा।
तो जो डेटा रखा है उसमें पहले कौन सा निकलेगा, जो सबसे आखिरी में रखा, मतलब सबसे बाद में जो डेटा रखा है वो सबसे पहले यूज होगा, और उसके बाद वाला, और जो सबसे पहले हमने डेटा रखा था वो सबसे आखिरी में यूज होगा, सबसे अंतिम लाइन में यूज होगा। यही बात है, लेकिन लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है कि जो सबसे लास्ट में है, सबसे आखिरी में जिस डेटा का हमने रखा है, बिठाया है, जिस व्यक्ति आया है उसको सबसे पहले सुविधा मिलेगी, सबसे पहले उसको आगे पहुंचाया जाएगा। लास्ट इन फर्स्ट में। आपको ये रोटी वाला एग्जांपल कैसा लगा, ऐसा समझ में आ गया होगा, आई होप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, सभी अलग अलग टीचर अपने अपने अकॉर्डिंग सोचते हैं। मेरे माइंड में एग्जांपल पहले नहीं आता, वहां तो कुछ और एग्जांपल था, जब मैं कंटेंट रेडी कर रहा था उस टाइम कुछ अलग एग्जांपल चल रहा था माइंड में कि एग्जांपल दूंगा, और अभी क्लास रिकॉर्ड करने लगा तो ये जैसे पढ़ा लास्ट इन फर्स्ट और इस रोटी का बर्तन याद आ गया, पता नहीं कहाँ से आ गया। चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आई होप समझे होंगे। तो क्या बोल रहा है, जो डेटा को क्या करता है, लिफो लास्ट इन फर्स्ट के आधार पर संगठित करता है। इसका मतलब होता है कि जो डेटा सबसे पहले ढाला जाता है वही डेटा सबसे आखिरी में निकाला जाता है। आई होप समझ गए होंगे पूरी बात। अगर नहीं समझे हो तो भाई इससे तो सरल वे में और क्या पढ़ाऊंगा मैं, कौन पढ़ाएगा इससे सरल वे में, और इतना मतलब इजी, और इतनी इजी लैंग्वेज में। डेटा के जो स्टैक के उपयोग का कारण खाद्य आइटमों में के रख रखाव आया, खाद्य, ब्राउजर इतिहास, जो कोई भी हिस्ट्री वगैरह है, कॉल स्टैक मतलब आप कोई भी कॉल वगैरह करते हो, ठीक है, आपने अपने मोबाइल में किसी को कॉल लगाया, तो आपके मोबाइल में क्या होता है, जो सबसे ऊपर दिखाई देगा वो कौन सा होगा, सबसे लास्ट, मतलब अभी लेटेस्ट अगर आपने मुझे कॉल किया है तो सबसे ऊपर कौन सा दिखाई देगा आपको, जिसको आपने अभी अभी लेटेस्ट मैसेज किया वो सबसे ऊपर है, और जिसको 1 महीने पहले कॉल किया था उसके नंबर कितना नीचे मिलेगा, आखिरी मिलेगा भाई, सब बहुत नीचे मिलेगा। ये क्या हो रहा है, ये भी एक स्टैक बनी हुई है, इस रूप में डेटा स्टोर हो रहा है। आप व्हाट्सएप मैसेज करते हो, व्हाट्सएप मैसेज में कोई भी ग्रुप में ज्वाइन हो, बहुत सारे XYZ बहुत सारे ग्रुप हैं, जिस ग्रुप में लेटेस्ट मैसेज आया होगा वो सबसे ऊपर शो होगा, बाकी सारे नीचे होंगे। जिसको आपने लेटेस्ट अभी मैसेज किया है उसका मैसेज सबसे ऊपर शो होगा और बाकियों का सबसे नीचे होगा। कहने का मतलब यह है कि जो अंतिम समय में हम कार्य कर रहे हैं वो सबसे पहले हमें दिखाई देगा, अंतिम में कर रहे हैं और सबसे पहले दिखाई दे रहा, मतलब लास्ट वर्क एंड फर्स्ट सर्विस मिल रही, तो लास्ट इन फर्स्ट, ठीक, आउट या सर्विस शब्द भी यूज कर सकते हो, ठीक हो सकता है, मतलब स्टैक वगैरह भी हमारा जहां एक फंक्शन का निष्क्रिय होने पर उसकी पिछली कॉल को याद रखने के लिए स्टैक का उपयोग किया जाता है। स्टैक में डेटा को पुश, ये 2 शब्द और ध्यान देना, जो डेटा को पुश किस लिए करते हैं, डेटा को पुश और पॉप कार्यवाही के माध्यम से संशोधित किया जाता है। अब पुश और पॉप 2 शब्दों को आप ध्यान से समझ लीजिए, कहाँ जगह, यहाँ जगह है, पुश और पॉप, ये लिख दूं क्या, ये लिखा जाएगी, यहाँ लिख पाऊँ, पुश और पॉप 2 शब्द हैं। जो पुश होता है ये डेटा को क्या कर रहा है, पुश का मतलब क्या था, पुश मतलब धक्का मतलब अंदर डेटा को दे रहा है, क्या कर रहा है, डेटा को अंदर दे रहा है। तो ये जब डेटा को हम अंदर इंसर्ट करेंगे, मतलब इस टिफिन के अंदर हम जो रोटी रखेंगे, इस बर्तन के अंदर, रोटी के बर्तन के अंदर जब रोटी रख रहे हैं अंदर, तो पुश कहलाएगा। इसके अंदर रखना, जब आपको उसके अंदर टिफिन जो भी आपका बर्तन है उसके अंदर रोटी रख रहे हो, तो ये पुश करना, मतलब इसके अंदर पुश हो रहा है, मतलब जब आप डेटा को रख रहे हो, मतलब रोटी को रख रहे हो बना करके, उस समय ये पुश करना कहलाएगा, मतलब रखना ही पुश करना है। और जब इसमें से उठा के खा रहे हो, जब आप रोटी खा रहे हो, तो उस समय क्या होता है, वो समय होता है पॉप होता है, POP पॉप होता है, क्या होता है, पॉप होता है। समझ गए? चलिए इसके ऊपर क्वेश्चन वगैरह बनाऊंगा मैं, टेंशन ना लो, बहुत अच्छे से क्वेश्चन क्रिएट किए हुए हैं। क्या बोल रहा है आप, स्टैक की कुछ विशेषताएं, क्या क्या विशेषता हो सकती है, तो इसमें सबसे पहले तो हमें ये देना लास्ट इन फर्स्ट आउट। अच्छा बाबा, लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो क्या होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट में, कि स्टैक में डेटा सबसे पहले ढाला गया होता है वही सबसे आखिरी में निकाला जाता है। समझ रहे हैं? वही रोटी का टिफिन याद कर लीजिए, ये तो मटका बन गया
चलिए कोई बात नहीं, ये लीजिए, ये लीजिए। ठीक, मतलब यहाँ ढक्कन लगाओगे ना आप, ये ढक्कन लगा दिए इसके ऊपर, है ना। अरे यार गड़ा गलत बन जा रहा है, गड़ा जैसा बन जा रहा है ना। चलो ठीक है, ये इसके अंदर मान लीजिए ये टिफिन का है ना। चलो मैं ऐसे बना लेता हूँ, ये टिफिन है रखने का। ठीक, इसके अंदर क्या कर रहे हो आप, रोटी रख रहे हो एक के बाद एक। जब ये रोटी रख रहे हो ना आप, तो इसमें वही रोटी वाली बात याद कर लो। आगे नहीं समझ में कि सबसे पहले सबसे आखिरी, वही जो मतलब मान लीजिए मैंने सबसे पहले ये रखी थी, तो सबसे आखिरी में इसी को बाहर निकालूंगा, आखिरी में बाहर ये निकलेगी। ठीक है, पुश और पॉप, पुश और पॉप। अच्छा एक और बात ध्यान दे लीजिए, आप क्या करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं तो आपने कभी देखा होगा, जब आप थाली बर्तन की, आपने मान शादी प्रोग्राम में गए होंगी, वहां पर जो आपके सामने थाली रखी थी, व्हाइट व्हाइट थालियाँ खाने के लिए, व्हाइट या चांदी जो भी जैसे थाली हो, प्लास्टिक वाली, बाउल वगैरह, तो वो क्या होते हैं, एक के बाद एक 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 थाली रखी जाती है, फिर दूसरी रखी जाती है, फिर तीसरी रखी जाती है, फिर चौथी रखी जाती है, फिर पांचवी रखी जाती है, फिर छठी, ऐसे रखी जाती है। इस तरीके से थालियां रखी जाती है एक के ऊपर एक। तो इसमें जब खाना खाने वाला है, क्या वो ये सबसे पहले रखी हुई थाली थी, क्या इसको उठाएगा? ये तो सबसे आखिरी में उठने वाली है, सबसे आखिरी में बाहर होने वाली है, और ये सबसे पहले बाहर हो जाएगी। सबसे पहले उपयोग कौन सी होगी, ये वाली थाली यूज होगी। ये वाली थाली सबसे अंतिम समय में यूज होगी, सबसे अंतिम समय में यूज होगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो सबसे पहले रखी गई थी वो थाली, वो सबसे आखिरी में उपयोग हो रही है, और सबसे आखिरी में जो थाली रखी थी हमने, वह थाली सबसे पहले यूज हो रही है। तो यहाँ क्या हो रहा है, लास्ट मतलब अंतिम समय में यूज होने वाले सबसे पहले यूज हो रही है। ठीक, अब तो समझ गए होंगे, अब तो समझ गए होंगे मेरे भाई। स्टेक में ध्यान रखना, पुश और पॉप, नए आइटम को स्टेक में ढालने के लिए पुश का प्रयोग किया जाता है। समझ गए बात। और अभी बताया मैंने, रोटी रख रहे हो तो क्या हो रहा है, पुश हो रहा है, ढाल रहे हो ना, ढालना, समझ रहे हो, रखना ढालना बात है ये, पर्यायवाची तो है। और शीर्ष से आइटम को हटाना, क्या बोल रहा, शीर्ष में जो रखी है उसको हटाना पॉप कहलाता है। अरे आप उसमें जो रोटी रखी है उसमें से निकाल निकाल कर आप खा रहे हो, तो जब आप रोटी खा रहे हो तो क्या कर रहे हो, उसमें उठा उठा खा रहे हो, तो उसको खाली कर रहे हो ना, अपने पेट में जमा कर रहे हो ना। तो ये क्या हो रहा है, आप पॉप कर रहे हो, पॉप पॉप कर रहे हो। ठीक है, पाप कर रहे हो, मतलब ऐसे ध्यान दे लो। अनुकरण मतलब पिक, जो पिकिंग होती है, इसमें क्या होता है, स्टैक में डेटा, मतलब स्टैक के शीर्ष पर स्थित आइटम को देखने के लिए अंकुरण, जो मतलब इसका पिक है, ऑपरेशन का उपयोग किया जाता है, जो उसे हटाए बिना देखा गया। मतलब आपके जो टिफिन है, जो बारदान है, जिसमें आपने रोटी रखा है, जिसमें आपने थाली रखी, जैसे वो थाली ऐसे रखी हुई थी ना, ऐसे 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 जमी हुई थी ना, तो इसमें इसको हटाए बिना ये देख लेना कि कितनी थाली है, कितनी रोटी है, ये देख रहे हैं एक तरह से, मान के चलिएगा सारे एग्जाम्पल। ठीक है, ये समझने के लिए एग्जांपल दे रहा हूँ, थ्योरी इस तरह इसी लैंग्वेज को याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इसी तरह से आएगा डायरेक्ट। लेकिन जब आप ये थ्योरी पढ़ोगे इस तरीके से, जब डायरेक्ट मिलेगी लैंग्वेज, तब वहां फिट होगा आपके दिमाग के अंदर, ये जो एग्जाम्पल है रोटी वाला, और नहीं याद आएगा, थाली का आएगा, रोटी का आएगा, इस तरीके का आएगा। ठीक है, सीमित पहुंच मतलब लिमिटेड एक्सेस। लिमिटेड एक्सेस में क्या होता है, स्टैक में केवल शीर्ष पर, केवल शीर्ष मतलब जो सबसे ऊपर टॉप में, मतलब जो मान लो मैंने ये थालियां रखी थी ना, अभी ये थालियां रखता था वापस, ये थालियां रख दी मैंने वापस यहाँ, ये थालियां रख दी, तो जो सबसे ऊपर है कि वही टॉप वाली बात हो रही है, इसकी बात हो रही है, इसकी शीर्ष पर आइटम तक ही पहुंच होती है, जिससे सीमित पहुंच का अनुरोध किया जा सकता है। ये इसके लिए क्या है, क्या लिमिटेशन है, क्योंकि इसके साथ क्या हो रहा है बेचारे के साथ, इसके साथ क्या बीत रही है, ये कोई नहीं जानता है। बस इसी का सब हालचाल पूछेंगे, इसको कोई हालचाल ही नहीं पूछने वाला, आखिर तक पूछेंगे जब ये सारा हो जाए खत्म तब। स्टैक उपयोग मतलब स्टैक का यूज कैसे करेंगे, यूजेस, तो स्टैक डेटा को संगठित और प्रबंधित करने के लिए उपयोग की जाती है। मतलब एक व्यवस्थित रूप में रख रही, प्रबंधित तो हो रही ना, एक व्यवस्थित रख रही। हम टिफिन में रोटियों क्यों रखते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ रोटी रख रहे हैं हम, ये एक व्यवस्थित रूप में रख ही रहे हैं, इसको कहीं बाहर या हवा नहीं लगे, ठंडी ना हो, गरम गरम रहे, कड़क ना हो, पतली रहो, लूच रहे, उसको ऐसे खा सके हम, इसलिए इसको व्यवस्थित रूप में रख रहे हैं। तो वही बोल रहा है कि संगठित और प्रबंधित करने के लिए करते हैं, जैसे कि फंक्शन कॉल का रिकर्शन, एक्सप्रेशन का परिकलन। ये सारे एग्जांपल भूल जाइए, ये एग्जांपल आपके किताबी लैंग्वेज के, ठीक, टर्मिनोलॉजी वाले। आपको तो ये आसान याद रख लेना बस, जिसमें आप समझ जाओगे इसका क्या है, इसकी यूज। स्टैक ऑपरेशन, स्टैक ऑपरेशन में पुश और पॉप ऑपरेशन के अलावा इसमें अंकुरण, खाली स्थिति की जांच, जो भी अगर स्टैक रखी है, जैसे ये रोटी का रखा हुआ है, तो इसमें रोटी रख रहा हूं,
तो यहाँ पर ये रोटी रखने के बाद कितने खाली जगह है, या थाली रख, ये जो प्लेट है कि मैं एक ये बना के खड़ी करके रख रहा हूँ प्लेटों का, तो ये कितनी खाली रखी इसके बाद भी वो चेक कर रहे हैं, उसका जांच करने और आकार की मतलब कितना बड़ा है उसका आकार आदि जैसे ऑपरेशन भी इसमें किए जा सकते हैं। कौन कौन से? पुश पॉप, दो तो है सही। इसके बाद अंकुरन वाला भी होगा, कोई जगह खाली पड़ी है अगर उस वार्ता में जहां आपका डेटा स्टोर कर रहे हो उसकी भी जानकारी ले सकते हैं, और साथ में आपकी जो डेटा की है उसकी जांच करना है किसी तरह कोई भी ऑपरेशन, ये ऑपरेशन भी इसमें जांच करने के लिए भी किए जा सकते हैं, आदि ऑपरेशन भी इसमें किए जा सकते हैं। ये रहा आपका जो स्टैक है उसका एग्जांपल, उसका एक डायग्राम लाया हूं, उससे आपको समझ में आएगा। एक डायग्राम मैं खुद अभी यहाँ साथ में समझाता हुआ चलूंगा, इसमें बनाऊंगा, आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में बनाते हुए चलेंगे। क्यों? क्योंकि कॉपी पेन आपका हाथ में होना चाहिए, शुरू से ही पता होगा आप बना रहे हो नोट्स, नहीं तो अच्छी बात, नहीं बनाए तो अब बना लेना भाई, पीडीएफ रखें सारे देख करके निकाल लेना, उसमें अपने हाथ से एक बनाना है। यहाँ पर ऐसा का ऐसा एक डायग्राम आपको, ये पुश का है, आपको पॉप का बनाते हुए चलना है। पॉप का कैसे बनेगा मैं ये पुश का समझाने के तुरंत बाद आपको पॉप का बना के दिखाऊंगा ये, ठीक है। चलिए पुश का समझ लो पहले। पुश का क्या है, ये एक बारदान रखा है जिसके अंदर एक रोटी रखी है। अभी क्या किया मैंने, गैस पे अभी अभी एक रोटी बनाई है और वो रोटी बना करके रखी है। आप अपने आप को समझिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ मैंने, मतलब आपको भी ये समझना है कि मैंने, मतलब आप खुद अपने आप को सोचिए कि आप बना रहे हो एक रोटी और बना करके आपने रख दी इसमें। जैसे आपने बना करके रखी, एक रोटी बना कर तैयार करके रखी, तो ये होगी पुश एक। क्या किया? पुश एक किया, एक पुश किया। अगली जब रोटी बना के आप तैयार हुए, तो जब दूसरी रोटी बना करके आप रेडी हुए, तो अरे यार ये कहाँ चला गया बे, क्या काम कर रहा है, हैक हो रहा है यार। तो दूसरी जब रोटी बनाई आपने, तो ये देखिए एरो के साथ दिखा रहा है क्या हो रहा है। दूसरी रोटी बनाई आपने, दूसरी रोटी बना के आपका तवा से रोटी सेक करके आपने आग से वगैरह सबसे सेक कर तैयार हो गई, फूल के अच्छी करकर रोटी हो गई, और आपने अपने बारदान में दूसरी रोटी पुश कर दी। पुश करी मतलब उसमें रख दी, डाल दी, उसके अंदर डाल दी मतलब पुश कर दी, ठीक है। ये जैसे यहाँ डाली तो दूसरी रोटी इसके अंदर आ गई। फिर आगे आपने और रोटी बनाते हो गए आप, तीसरी रोटी बने तो वो भी किसमें डाल दी, इसमें पुश करते हुए चले गए। आगे फिर एक रोटी और डाली आपने, चौथी, तो वो आगे इसमें डाल दी आपने, चौथी रोटी हो गई, समझ रहे हो। फिर आगे और 5, ऐसे ऐसे आप XYZ ऐसे चलती चली जाएगी, जितनी भी आपको बनाना है। अभी आपने कितनी रोटी बनाई, केवल 5 रोटी बनाई। अब आपने 5 रोटी बना करके ढक्कन लगा दिया, ये ढक्कन लगा के इसको पैक करके रख दिया। इसके आप 1 घंटे बाद आप खाना खाने बैठते हैं, कितने? 1 घंटे बाद, क्योंकि अभी आपने रोटी बनाई, उसके बाद सब्जी बना रहे थे आप, उसमें बिजी थे, 1 घंटा लग गया आपको, सब्जी बनाए, नहाए धोए, रेडी हुए, फिर आप क्या हुए, रोटी खाने बैठे आप। तो आप रोटी खाएंगे, आप कैसे रोटी खाएंगे, देखो अब ये वाला डायग्राम आपको बनाना है, ये ध्यान देते हुए चलिएगा। कौन सा डायग्राम बनाना है? जो अभी डायग्राम चलने वाला है। कौन सा डायग्राम चलने वाला है? अब चलने वाला है। देखिए सबसे पहले आप ध्यान दीजिए इस वाले डायग्राम को, मतलब ये पेक है, आपका टिफिन क्या था, पेक था। अभी आपने 1 घंटे पहले रोटी बनाई थी, सब्जी बनाई, नहा धो के रेडी हो गए, अब आप रोटी खाने बैठ रहे हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, रोटी खाने के लिए अपनी थाली लगाएंगे। ये आपने एक थाली लगा ली, ये आप बैठ गए हैं, ये आप बैठ गए हैं यहाँ पर, है ना, ठीक है। ये गुड्डू, अरे यार गुड्डू की आंखें सही नहीं बनी यार, है ना, बनाते हैं, रुक जाओ, ठीक। और इसका ये मुंह, ठीक। अब आपका क्या होगा, हाथ चलना स्टार्ट होते हैं आपके, है ना। इसके बाद में आपका यहाँ पर ये पैर आपके यहाँ बैठे हुए हैं, और ये हाथ आपके, आप बैठ गए आराम से। जैसे आप बैठ कर तैयार हुए आप, और ये क्या हुआ, रोटी खाने के लिए अपना हाथ यहाँ निकाला, मतलब ये थाली आपकी, यहाँ रोटी खाओगे आप, है ना। ध्यान देना, आपने क्या किया, अपना हाथ यहाँ से खींचा। अब मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पहले, ताकि आपको समझाने में और मजा आएगा, समझने में आसान लगेगा। चलिए सबसे पहले ब्लैक ले लेते हैं। तो ये क्या है आपका, ये पहली रोटी रखी हुई, कौन सी रखी है, पहली रोटी रखी हुई सबसे ऊपर। सबसे ऊपर कौन सी रखी है, 5वें नंबर की। 5वें नंबर रोटी हमने कब रखी थी, सबसे आखिरी में रखी थी। क्यों रखी थी आखिरी में, क्योंकि आखिरी में बनाई थी, और रखते हैं स्टेक में सबसे आखिरी वाली चीज आखिरी में रखते हैं। उसमें उपयोग कब होगी, उस टिफिन में जो सबसे ऊपर रखी होगी। सबसे ऊपर कौन सी रखी हुई, जो आखिरी में रखी थी, बात वही है ना। तो हमने इस रोटी को निकाल के हमारी थाली में रख ली। तो ये हमने जब निकाली, तो ये कौन सा हो गया, अब ये पूछ नहीं रहा, अब क्या हो गया, ये पॉप हो गया है। क्या हो गया, पॉप 1। ये 5 भी नहीं रहेगा, यहाँ क्या बन जाएगा, पॉप 1। अब इसके बाद में ये एरो इधर चलेगा, ये एरो भी आपको घुमा लेना है। ये डायग्राम बनाते हुए चलना, जो मैं एक और बना रहा हूं, ये ध्यान दीजिएगा।
ठीक है, ये एरो जो है ये इस साइड जाएगा ना। अब ये क्या हो रहा है, इसमें से एक रोटी निकल कर अपनी थाली में रख ली। इसके बाद ये रोटी को इतना तेजी से खा रहा, तेजी से खाता हो गया कि मैं कलर भी चेंज करवाऊं, उससे पहले रोटी खा लगाए। मैंने कलर चेंज किया एकदम, तो रोटी खा के तैयार खड़ा, अब दूसरी रोटी निकालने के लिए तैयार। एक रोटी उठाता है चौथे नंबर की, यहाँ हमारी पुश के नंबर में चौथी है, लेकिन ये जब निकाल रहा है तो कौन सा नंबर निकालेगा, दूसरे नंबर की। तो क्या मैं यहाँ पुश रहने दूं, नहीं रखना पुश। यहाँ क्या कर देना मुझे, यहाँ मुझे इसको सबसे पहले मुझे पुश की जगह मुझे क्या कर देना, पॉप। क्या कर देना है, पॉप। पुश की जगह मुझे क्या कर देना है, थोड़ी देर में अपने आप को हाइड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये पुश वाला शब्द जो मैं मिटाऊंगा, मिटाता हुआ चलूंगा थोड़ा, ठीक है। ये इसको ब्लैक कर देता हूँ, इसको ब्लैक कर देता हूँ। ये सब जगह मैं पुश और इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा, ताकि आपको भी आसानी लगेगी। एक ही डायग्राम में दो इसलिए कर दिया है, ये मुझे पता था कि आप ये बोलेंगे सब रेडीमेड ही लेके आते हो, आप कुछ खुद भी करके दिखाओ। करके दिखा रहे हैं बॉस, करके दिखा रहे हैं, ध्यान से देखिए, ठीक। ये पोप नंबर कैसा होगा, 2। पोप नंबर 2 होगा। कैसे होगा पोप नंबर 2, क्योंकि पोप नंबर 1 हम कर चुके हैं, मतलब एक रोटी खा चुके हैं, अब दूसरी रोटी हमने निकाली। यहां ध्यान ये देना आपको, यहां से जो क्रम चल रहा है ना, ये 1 2 3 4 5 ऐसे चल रहा है। अब यहाँ क्या है, यहाँ पर मेरा 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है। आगे कौन सा होगा, 3 की जगह कौन सा होगा, मेरा 3 ही रहेगा, और ये इसकी जगह 4, ये 5, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 5 आखिरी में। ये गिनती मैंने लिख दी आपके लिए, पूरा टेबल तैयार कर दिए। आपको ध्यान ये देना है कि पुश कैसे हो रहा है, पॉप कैसे हो रहा है ना। जब इसको पॉप किया तो यहाँ से भी निकाले। अब क्या किया इस बंदे ने, जैसे मैं फिर से कलर चेंज करूंगा, ये कोई बंदा है जो बहुत तेज खा रहा है, ये अर्जुन है, जो अर्जुन भैया जो है ना क्लास करते हैं भाई, अर्जुन भाई वो है। तो ये क्या करते हैं, इतनी तेजी से रोटी खा रहे हैं। अर्जुन भाई बुरा मत मानना, ठीक है, हाँ थोड़ा अपना आपको सपोज करके चलिएगा। तो ये क्या कर रहा है, रोटी इतनी तेजी से खा रहा है कि एक रोटी ये खा ली, दूसरी भी खा ली। अब मैं क्या कर रहा हूँ, कलर चेंज कर रहा हूँ, है ना। इतने में इन्होंने क्या किया, एक रोटी निपटा गए। निपटा गया मतलब खा ली। तो अब दूसरी रोटी निकालने के लिए यहाँ पहुंच गए। इनका हाथ यहाँ से उठ करके सीधा गया यहाँ पहुंचा, और यहाँ से क्या बोला, इस रोटी को मुझे छुड़ाने दो। जैसे छुड़ाई इन्होंने उठाई, तो ये उठाई तो कैसे उठाई, पॉप के माध्यम से। और उठाते समय क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं। तो अपने आपको पापी समझ रहे हैं, और क्या कर रहे हैं, पाप कर ले गए तीसरे नंबर की रोटी के साथ, पॉप थर्ड। इसके बाद तीसरे पे खा लेते हैं, और फिर मैं क्या करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ, उससे पहले ये तैयार रहते हैं रोटी खा के। तो इसके बाद बोलते हैं नहीं मुझे तो और खाना है, कम पड़ रही मेरे तो ये और रोटी उठाई इन्होंने, एक रोटी और उठाई। अब रोटी एक और कौन सी उठाएंगे, ये उठाएंगे चौथे नंबर की। कौन सा नंबर की, चौथे नंबर की। तो चौथे नंबर की जब रोटी उठाएंगे तो कौन क्या होगा, पाप। जो पॉप होगा, पॉप मतलब पाप करेंगे ये कौन से, चौथे नंबर के साथ। मतलब इतने पाप कर लिए इन्होंने, ठीक है। इसके बाद क्या, अगला पाप कौन सा नंबर करेंगे, ये 5वां नंबर पाप करेंगे। यही बात हो रही है, ठीक है। आई होप आपको पूरी कंडीशन समझ में आई होगी, किस तरीके से हमने इस बात को समझा है, इतना अच्छे से वे में समझा है। अर्जुन भाई सॉरी, एक छोटा सा एग्जांपल आपका नाम के साथ लिया है, उसका गलत मत समझिएगा, हो सकता है ना। अच्छा एक रहता है ना कि असल आपको कभी नहीं भूलोगे, आप तो नहीं भूलोगे ना ऐसा, इसलिए सभी अपना आपका अपना नाम एज्यूम करके चलिएगा, और वो तो आप कभी नहीं भूलोगे। इस तरीके से समझ के चलेंगे ना अगर स्टेप को, गारंटी के साथ बोलना आपके एग्जाम में इसमें से जो क्वेश्चन आएगा ना, गलत क्या, गलती से भी गलत नहीं होगा, गलती से भी गलत नहीं होगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे। पुश पॉप तो हो गया, आई होप आपने डायग्राम बना लिया होगा, नहीं बनाया तो क्लास रिपीट करते हुए देखिएगा, पूरा समझ में आता चलेगा और बनाते हुए चलेगा। अब हम बात करने जा रहे हैं किसकी, क्यू। क्यू मतलब एक लीनियर, एक रेखा में हो। इसका मतलब यहाँ कुछ इस तरह की बात चलेगी, जी हाँ, यहाँ बात ऐसे चलेगी, एक रेखा में होगा। इसमें अभी हमने पढ़ा क्या, स्टेक। ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ की पॉइंट बता रहा हूँ स्टेक के, वो पॉइंट आप याद करिए, लिख लीजिए, कुछ भी कैसे भी अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या स्टेक के अंदर कौन कौन सी बातें याद रखनी है, एक तो आपको रखनी है लीफो, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब लास्ट इन फर्स्ट आउट में बार बार नहीं समझाऊंगा, आपको खाने का टिफिन याद रखना है, ठीक, जिसके अंदर रोटी बना बना कर रखी जाती है उस समय का। एक दूसरा थाली की प्लेट वाला, दो एग्जांपल दिए, समझ लिए होंगे, दोनों प्रैक्टिकल एग्जांपल है। नहीं तो कहीं शादी चल रही हो ना, वहां जाकर के वो जो थाली वाला है ना, उसको समझ के आ जाना, कभी नहीं बोलोगे, ठीक है। हाँ है ना, सही। नहीं तो रूम से रहते हो ना, रोटी बना लेना, जमा कर ना, पता चल जाएगा। चलिए अगला कौन सा है, हमें पुश और पॉप एंड पॉप, ये दो चीज याद ये रखना है, ठीक है। मेनली अगर ये चीज आपको याद है तो आपको पता चल जाएगा कब होता है। पुश का मतलब होता है उसके अंदर क्या कर रहे हो आप, डेटा को ढालने के लिए,
ढालने के लिए पुश होता है, पॉप हटाने के लिए होता है, पॉप हटाने के लिए होता है। बस अगर इतना आपको याद है, समझी हुई ये बातें जो भी समझे हो, उन्हें ये पॉइंट अगर याद है, की पॉइंट, आप अपना क्वेश्चन एग्जाम हॉल में निकाल ले जाओगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं हम क्यू। क्यू क्या बोल रहा है हमारा, क्यू को समझ लेते हैं। क्यू होता है एक लाइन के रूप में। क्यू को मैं पहले समझा दे रहा हूं, वहां पढ़ के डेटा निकल जाऊंगा जल्दी। क्यू क्या होता है, एक लाइन वेव में होता है, एक लीनियर वेव में होता है। लीनियर वेव में बोले तो यहां से डेटा अंदर इंटर करता हुआ जाएगा 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 जाएगा। इसमें क्या होगा, जो पहले आएगा, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा। मतलब आपको अपने बैंक की लाइन याद कीजिए। बैंक में आप जाते हो, सबसे पहले तो क्या होता है, एक लाइन में लगते हो। ये बैंक की बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में ये कैश काउंटर है, एक कैश काउंटर है, ये इसका मेन गेट है, यहां से आप अंदर इंटर करते हो। ठीक, अब यहाँ बहुत सारी अलग ये काउंटर बने हुए, इनसे तुम्हें मतलब नहीं, तुम्हें तो पैसे कैश चाहिए। यहाँ लगी लाइन, यहाँ लाइन लगी हुई है, इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, लाइन, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं कि आप देख करके ही दंग आ गए। और आपका नंबर यहाँ लगा हुआ है, इस नंबर पे। ठीक है, अब आप तो सबसे आखिरी में खड़े हैं, लेकिन आपके बाद में 4-5 लोग और आके खड़े हो गए, ऐसे लाइन बहुत लंबी हो गई है। अब ये जो लाइन खड़ी है, ये यहाँ पर कैश काउंटर भी बंद पड़ा है, फिर भी इतनी बड़ी लाइन है। ये 10 मिनट बाद ये काउंटर खुलता है। इसमें सबसे पहले वो पैसे किसको देगा, जो ये व्यक्ति सबसे पहले नंबर बैठा ना, इसी को देता है ना। क्यों देता है इसी को, इसको क्यों नहीं देता है, क्योंकि ये सबसे आखिरी में आया, तभी तो इतने पीछे खड़ा है। ये सबसे पहले आया होगा, इसलिए इतना आगे खड़ा है। तो इसमें क्या कर रहा है वो, ये जो सबसे पहले नंबर पे व्यक्ति आता है, सबसे नंबर वाला, पहले नंबर वाला व्यक्ति जो है, इसको सबसे पहले वो क्या करेगा, पैसे इसके खाते, इसका चेक लेगा। चेक लेते से ये जो यहाँ व्यक्ति बैठा है, ये इसका जो अकाउंट है उसमें से पैसे माइनस कर देगा और इसको कैश पे से पकड़ा देगा और इसको बोला चल निकल। अब ये बंदा जो सबसे पहले आके लाइन में खड़ा था, ये वाला, इसको सबसे पहले दिया। इसका मतलब है क्यू में क्या होगा, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। मतलब पहले आओ पहले पाओ वाला सिद्धांत इसके अंतर्गत चलेगा। आप कहीं कोचिंग पे गए होंगे, बहुत सारे ऑफलाइन कोचिंग वगैरह किए हुए, जहाँ आपको नोट्स वगैरह मिलते हैं, प्रिंटेड नोट्स मिलते हैं, वहां भी आप लाइन में लगते हो। जो पहले खड़ा है वो पहले नोट से लेगा, उसी को पहले नोट से दिया जाएगा। होता है, आप जो ट्रेन के लिए टिकट लेने गए होंगे, लाइन के रूप में लगे होंगे। खासकर अगर दिल्ली के आसपास कह रहे हो, दिल्ली रेलवे स्टेशन, न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन अगर गए हो, तो वहां देखिए आपने बहुत, हालांकि बड़ी सिटियों की कहीं की बात कर लीजिए आप, सब जगह लाइन लगी हुई मिलेगी आपको रेलवे स्टेशन पे। जब आप रेलवे स्टेशन पे जाते हो तो ये काउंटर बने रहते हैं, ऐसे काउंटर बने हुए हैं, ऐसे बहुत सारे काउंटर बने। आप उस लाइन में देखेंगे बहुत सारी लाइन लगी हुई, तो आपको वो जो पहले लाइन में लगा है ना बंदा, उसको पहले टिकट दी जाएगी, बाद वालों को बाद में दी जाएगी। तो ये भी क्या हो रहा है, एक लाइन के रूप में हो रहा है, एक सीक्वेंस के रूप में हो रहा है। ये ही कार्य होता है क्यू में। ये जो मैंने दो ट्रेन का और बैंक का एग्जांपल दिया, कोचिंग का एग्जांपल दिया, नोट्स प्रिंट आप जो ले रहे हो उसका एग्जांपल दिया, इसके अलावा और भी कहीं आप अपने माइंड से भी एज्यूम कर सकते हैं, लाइन के रूप में जहाँ भी लगते हैं। इवन अभी वोटिंग होने वाली है, तो जो वोटिंग चल भी रही है वो कुछ जगह होने वाली है लोकसभा चुनाव की। तो लोकसभा चुनाव की जो वोटिंग होने वाली है, लोस जिसको बोलते हैं, लोस बोलते हैं लोकसभा चुनाव। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर जब आप वोटिंग करने जाएंगे तो वहां पर जो वोटिंग बूथ होता है ना, वहां पर क्या होगा, एक लाइन के रूप में खड़ा रहेगा। जो पहले आएगा वो पहले वोट डाला, फिर वो बाहर निकल जाएगा। होता है ना। अच्छा, आप में से जो भी 18 होंगे उनको अनुभव भी हो गया होगा, जिसने अभी तक वोट नहीं डाला उसका अनुभव नहीं होगा बेचारे को, तो जाके देख सकता है वोटिंग सेंटर अपने नजदीक जो भी हो, वहां जाके देख सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो ये भी क्यू के अंदर ही आएगा। वहां बोलना तुम जा करके, ये लाइन में खड़े हो तो वहां जाके बोल दिया क्यों खड़े हो, क्यू में क्यों खड़े हो, क्यू में क्यों खड़े हो, वो घबरा जाएंगे। क्यू मतलब लाइन होता है, क्यू का मतलब होता है लाइन, कतार। ठीक है, हिंदी में। तो इसका अगर हिंदी अनुवाद आ जाए कतार वगैरह ऐसा, तो आप इंग्लिश वर्जन पढ़ लीजिएगा, ये बोलेंगे नहीं। हालांकि हिंदी में वो ऐसे लिखेगा क्यू, ठीक है, ऐसे लिख दिया। कैसे आपको दिखाई दिया होगा, अब दिखा दिया जाएगा, दिखा रही क्यू ऐसे लिख देगा, है ना, देवनागरी में लिख देगा क्यों। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब मैं थ्योरी पे आ जाता हूँ, क्या थ्योरी पार्ट लिखा हुआ है ना। क्यू भी एक डेटा संरचना है। क्या है, एक डेटा संरचना है, जो डेटा को एक निश्चित क्रम में फिक्स है, क्या करता है, फिक्स इसका क्रम में संगठित करती है। यह फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब फीफो। अच्छा, मैं यहाँ फीफो लिखना भूल गया था क्या, ओ इतना सब समझा ना। फीफो शुरू में लिखने वाला था ना, आखिरी में लिखूंगा ऐसा सोच के निकल गया। चलो कोई बात नहीं। जो फीफो होती है वो कंडीशन किसके अंतर्गत आती है, फीफो वो होती है आपका क्यू में। अब आपको ध्यान है देना कि जहां क्यू होता है वहां एफ होता है, जहां एस होता है। आपको कंफ्यूजन होगा एग्जाम में, इसलिए बोल रहा हूं। एफ, क्यू का संबंध एफ से बनाइएगा और इसका एस का संबंध एल से बनाइएगा।
ए इसका संबंध एल से, एस एल क्यू एफ, क्यों एफ, क्यू एफ, क्यों फ्रेंडशिप करूं, क्यों फ्रेंडशिप करूं एस एल से, ठीक। या फिर साला लपंगा, ऐसा कुछ भी जो भी आपको माइंड में रखना है। सॉरी इसके लिए इस तरह का शब्द मुझे यूज नहीं करना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन आपको क्या करना है, एक यूनिकनेस रखना है। इस तरह से कुछ अटपटे वर्ड के साथ इनको याद रखेंगे, कभी ना भूलेंगे, ठीक है ना। अपना खुद का यूनिकनेस बना के रखिएगा, क्योंकि आप खुद से बनाओगे ना कुछ अटपटा शब्द, उटपटांग, जिसको आपको याद नहीं रखना है, वही आपकी मेमोरी में स्टोर होगा, ठीक है ना। इसलिए कभी किसी ने गाली याद कराई क्या, फिर भी आपको गाली याद, बस वही है ना। इसलिए क्योंकि आप उसको याद नहीं करना चाहते हो, इसलिए याद है। और आप पढ़ते हो, याद रखना चाहते हो, कभी याद नहीं रहता। जब पढ़ते हो मजाक मोड़ में पढ़ो, उस चीज को ऐसे पढ़ो कि मुझे याद नहीं रखना, याद रह जाएगी। जिसका मतलब होता है कि जो डेटा सबसे पहले ढाला गया है वही डेटा सबसे पहले निकाला जाएगा, निकाला जाएगा, निकाला जाएगा। मतलब जो सबसे पहले रखा गया है वही सबसे पहले निकलेगा, मतलब लाइन में पहले जो खड़ा है उसी को पहले मिलेगा। मान लीजिए एक मंदिर है, मंदिर की लाइन खड़ी है, मंदिर की, यह मंदिर है गर्भगृह का। यहां तक पहुंचने के लिए आप इस लाइन में होकर आए, तो सबसे पहले किसको दर्शन होंगे, जो ये व्यक्ति सबसे पहले इस लाइन में आके यहाँ खड़ा है ना, उस व्यक्ति को सबसे पहले दर्शन होंगे। समझ गए ना। ये भी तो हो सकता है एग्जाम्पल आते हैं, ऐसे आते हैं माइंड में, ठीक है ना। ऐसे आपको भी आएंगे। क्यों एक उदाहरण है, आवंटित समय क्यू, मतलब एक शेड्यूल है जिसको जो समय बांटा गया उसके अनुसार काम करेगा। जैसे कि डेटा का पैकेट्स के रूप में नेटवर्क, जो पैकेट नेटवर्क पढ़ा था ना हमने, वो किसका एग्जाम्पल हो सकता है, क्यू का। में भेजे जाते हैं, यह एक वेटिंग लाइन की प्रतिक्रिया है, मतलब रिस्पॉन्स। आपको क्या करना, वेट करना पड़ेगा ना, इंतजार करना पड़ेगा ना, लाइन में खड़ा होकर टिकट लेना है या कैश लेना है या प्रसादी लेना है या दर्शन करना है या आपको नोट्स लेना है, आपको लाइन में खड़ा होकर रहना पड़ेगा, इंतजार तो करना पड़ेगा। क्योंकि ऑपरेशन प्रमुखतः इन 3 लाइनों पे, कौन कौन से होते हैं 3, इसकी 3 कंडीशन है, उसके आधार पर इसके काम किया जाता है। कौन सा, एक तो इन क्यू, दूसरा डी क्यू और तीसरा फ्रंट, जो फ्रंट है उसके ऊपर। जो इन क्यू है उसमें नए आइटम को क्यू में ढालने के लिए उपयोग किया था। इन क्यू का मतलब इन का मतलब क्या होता है, इन मतलब अंदर आना, इन मतलब अंदर आना, मतलब इन क्यू के अंदर आना, डेटा को क्यू के अंदर ढाल रहे हो, इन क्यू। अच्छा ध्यान दीजिएगा, स्टैक में डेटा को ढालने के लिए पुश शब्द, पुश, और हटाने के लिए क्या था, पॉप था। वही क्यू में डेटा को डालने के लिए क्या होता है, इन क्यू होता है, और डेटा को हटाने के लिए डी क्यू होता है, हटाने के लिए डी क्यू होता है, डी क्यू। और जो शीर्ष में डेटा है, जैसे उसमें अंकुरण पिंक होता था, पिकिंग लिखा था, वो पिक मतलब, तो वो उसके क्या किया जाएगा इसमें, मतलब शीर्ष में डेटा रखा उसको देखना है बिना हटाए, तो ये इसमें होता है फ्रंट। हमने स्टैक में क्या पढ़ा, पिक नहीं पिक सॉरी पिक, पी डबल ई, लिख देता हूं उसको मैं, पी डबल ई के, पिक। अंकुरण जिसको कहा था मैंने पूरा हिंदी में, पिंकिंग लिखा था, पिकिंग। तो ये जो लिखा था, ये शब्द आपको विशेषता में दिख जाएगा अंकुरण वाला, उसमें जाके देखेंगे तो आप तो इन तीनों को उसके साथ जोड़ करके याद रखिएगा, भूलिएगा मत। जैसा इन क्यू होता है डेटा को अंदर डालना, डेटा को अंदर डालना मतलब लाइन में लगना, टिकट के लिए लाइन में लगना। दूसरा डी क्यू, टिकट लेकर के बाहर जाना, कैश लेकर के बाहर जाना, दर्शन करके बाहर जाना, प्रसाद लेकर के बाहर जाना। फ्रंट क्यू मतलब लाइन कितनी बड़ी है ये चेक कर लेना और आभास करना कि हमें कितना समय लगना है। ये एक तरह से ऐसे मान के चलिए, ऐसे एग्जम्पशन करिए, ऐसे मान करके चलेंगे तो आपके दिमाग में छवि बनी हुई रहेगी, ये छवि हमेशा काम करेगी। समझ रहे हैं, ठीक। आई होप समझ गए होंगे तीनों बातें। क्यू के उपयोग की कुछ अधिक, मतलब बहुत सारे, जैसे बैंक है, अभी मैंने एग्जांपल लिए से, एक्सप्रेस लाइन है, मतलब ट्रेन का हो सकता है, उसका हो सकता है, और कुंजी जैसे कि संचालन डेटा, मतलब ये एग्जांपल जो भी आपको अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि एग्जांपल आए, लेकिन बैंक वाला तो आपकी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बैंक वाला, इसलिए मैंने बैंक वाला एग्जांपल पे इतना फोकस किया। और भी कोई हो सकता है बहुत सारे। क्योंकि मुख्य विशेषता क्या क्या इसके फीचर्स हैं उसको भी पढ़ लेते हैं। क्या है, फीफो, फर्स्ट कम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट कम भी हो सकता है, फीफो की जगह वो, मतलब एफ आई की जगह वो भी कर सकता है, आ रहा ना इन मतलब कम हो रहा है तो वो भी सकता है। तो इसमें क्या हो रहा है, एक फीफो डेटा संरचना होती है जिसका अर्थ होता है कि जो डेटा पहले डाला गया है वही डेटा सबसे पहले
निकाला जाता है। अब पूरी बात मैंने समझा दी है, इस पर समझ जाया करने की आवश्यकता मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। इनक्यू और डीक्यू, इनक्यू डीक्यू क्या होता है? इनक्यू डेटा को स्टोर कर रहा है, मतलब अंदर डेटा को ढाल रहा है, और डीक्यू क्या कर रहा है? डेटा को बाहर निकाल रहा है। ये बात यहाँ बोला, देखो नए डेटा को क्यू में ढालने और उसे हटाने के लिए डीक्यू इनक्यू। ठीक है, सीमित पहुंच लिमिटेड एक्सेस से होती है, क्यों? क्योंकि सभी डेटा आइटमों को की पहुंच सीमित होती है और एक बार निकाला जाने के बाद उन्हें बाहर, एक बार निकाला जाने पर उन्हें बाहर किया जाता है। मतलब देखिए इस लाइन को समझिए, आप उस लाइन में लगे बैंक के कैशिंग काउंटर में लगे, अब आप अंत तक चले गए लाइन में, अब जब वहां पहुंचे तो वहां से पैसे लिए, पैसे लेने के बाद आप उसको पता चला आपने लिखा 10,000 रुपए, और 10,000 रुपए तो ले लिए, अब बाहर आए, अब आपको तो और रुपए निकालने थे, क्योंकि आपको तो बड़ा कुछ ये करना था, पैसे घट गए फिर, मतलब आपने 10,000 रुपए का सामान आप जो 10,000 रुपए निकाल के ले आए, और आपको पैसे चाहिए बाद में सामान लिया तो पैसे उसमें चाहिए 15,000, तो आपने क्या करेंगे? अब 5,000 रुपए कहां से लाए भाई? जब 5,000 रुपए कहां से लाए वो बात आएगी, तो आपको फिर से उस क्यू में लगना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप काम हो जाएगा, मतलब एक बार कुछ कार्य होने पर पूरी तरह से उसको बाहर कर दिया जाता है, पूरा बाहर निकाल दिया जाता है पूरी तरह से। ठीक है, स्थिरता स्टेबिलिटी, क्योंकि क्योंकि अंतिम प्रचालन स्थिर स्थिर होता है। अंतिम लास्ट वाला जो होता है सबसे क्या होता है जिसमें डेटा को हटाने और डेटा को ढालने के लिए स्थिर कार्यवाहियों की आवश्यकता होती है, मतलब इसमें टिकाऊ रखना पड़ता है। सार्वजनिक प्रवाह मतलब पब्लिक फ्लो, क्यू आधारित प्रक्रियाओं में सार्वजनिक प्रवाह का उपयोग किया जाता है, जैसे कि नेटवर्क वाला जो पैकेट है उसमें किया जाता है। इसके बाद में टास्क क्यू और इवेंट हैंडलिंग, ये सारे जो है इवेंट हैंडल करना वगैरह जो भी है, भी ये किस में होता है? क्यू के फॉर्मेट में होता है। आहा, इसके बाद में क्यू का उपयोग, क्यू का जो यूज है वो कैसे करेंगे? तो क्यू को कई सेवाओं में उपयोग किया जाता है, जैसे कि डेटा संचालन, वेब सर्वर कनेक्शन मैनेजमेंट और डेटा अन्य अनुकूलन कार्य आदि, ये सारे कार्य भी इसमें किए जाते हैं। अब पढ़ लेते हैं हम ट्री। अच्छा, ट्री ट्री को पढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन, दो क्वेश्चन दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 1 लिखिए आप, मैं क्या बनाऊं मैं, स्टैक में स्टैक में डेटा को, जो डाटा है डेटा को ढालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। मैं अपने आप को हाइड कर रहा हूँ। स्टैक में, ये पहला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या लिखा है कि स्टैक में, आपको क्लियर समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं बता देता हूँ, पढ़ के बता दे रहा हूँ, लिख लीजिए कि स्टैक में डेटा को ढालने के लिए, ये ढालना लिखा है अपन, स्टैक में डेटा को ढालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? स्टैक में डेटा को ढालने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में एक क्वेश्चन और लिखिए, अभी इसको इरेज करता हूँ, एक क्वेश्चन और लिखिए, फास्ट लिखिए। दूसरा क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में इनका सबका जवाब देना आपको, देखता हूँ मैं कौन देता है, कितना एक्टिव है बंदा, ठीक है ना। और बंदा जो कमेंट में कंटिन्यू एक्टिव है वो मुझे, मैंने जो नंबर दिया उस नंबर में मैसेज अवश्य कर देना, पिछले क्लास नंबर दिए हैं, ताकि उनकी मेरे पास मुझे पता रहेगा कि इस नंबर से अगर कोई मैसेज आता मुझे तुरंत उनका रिप्लाई करना है, ये मुझे पता होना चाहिए ना भाई, ठीक है ना भाई। तो चलिए भाई, अब आते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन क्या था, जो क्यू है, क्यू में डेटा को हटाने, ये समझ नहीं आ रहा हो ना, चलो मैं थोड़ा क्लियर लिखता हूँ, हटाने
के हटाने के लिए क्यू में डेटा को हटाने के लिए किस फंक्शन का प्रयोग किया जाता है, किया जाता है। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखो स्टैक का दिया मैंने ऐड करने वाला, जोड़ने वाला, ढालने वाला, और क्यू में दिया है हटाने वाला। अब आपको बताना है कौन सा किसमें है। विकल्प नहीं है, विकल्प अपने मन से जो भी है। क्यों? क्योंकि आपको अभी इसी क्लास में पढ़ाया नहीं है। अगर फिर भी आपको समझ आया हो तो आप क्लास पूरी करिए रिटर्न, तब आकर इन क्वेश्चन का जवाब दीजिए कमेंट बॉक्स में। उसके बाद ट्री की क्लास आगे कंटिन्यू करिएगा, बीच में जवाब देना आपका जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी थी क्वेश्चन देना, मैंने दे दिया है। अब पढ़ लेते हैं हम कौन सा, ट्री इन डेटा स्ट्रक्चर, मतलब डेटा स्ट्रक्चर में जो ट्री का है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले तो आप जानेंगे ट्री एक क्या है, जो हायरार्किकल होता है। इसमें डेटा एक क्या होता है, हायरार्की होती है इसके अंदर। मतलब जो पेरेंट्स हैं, इसके 2 बच्चे हैं, फिर इसके बच्चे हैं, फिर ये इसके बच्चे हैं, फिर इसके बच्चे हैं, फिर इसके बच्चे हैं, ये इस तरीके से एक हायरार्की बनी हुई रहती है, जो कि क्या है, इंफॉर्मेशन या डेटा को श्रेणीबद्ध तरीके से स्टोर करके रखता है। ट्री नोड्स का एक समूह होता है। जो ये है ना, ये मैंने जो गोले बना रखे हैं, इन गोलों को नोड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नोड्स कहा जाता है। और ये सबसे ऊपर जो लिखा है ना, इसको पेरेंट्स मतलब फादर मतलब मैं एफ लिख दे रहा हूँ, फादर का फादर नोट्स कहा जाता है। इसको फादर नोट्स कहा जाता है। ये मैंने नेट जो आपको इंटरनेट वगैरह पढ़ाया था, वहां पर भी ये ट्री इंटरनेट करवाया था, वहां पर भी इन शब्दावली को यूज करके बताया है। अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो आप वो क्लास करेंगे तो आपको समझ में आता, वो चलेगा। का समूह होता है जिनमें सामान्यतः हायरार्किकल रिलेशनशिप होती है। मतलब वही एक के बाद एक श्रेणीबद्ध रूप में होता है। पहला ऊपर वहां फिर बेटे, फिर उसके बेटे, फिर उसके एक क्रमबद्ध रूप में चलेगा। मतलब आपके पिता, उनके पिता, ठीक, सबसे पहले आपके दादाजी, फिर आपके पिताजी, फिर आप, फिर आपके बेटे, वो इस तरीके से चलेंगे। ये एक तरह की क्या होगी, एक हायरार्किकल जो कंडीशन है वो तैयार हो गई है। इस तरह का रिलेशनशिप इसके अंदर चलता है, किसमें, ट्री के अंदर। ट्री एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। याद कीजिए डेटा स्ट्रक्चर का डायग्राम, उसमें लीनियर और नॉन लीनियर लिखा था कल की क्लास में, नॉन लीनियर लिखा था। इन दोनों में, दोनों तरह के जो लीनियर थे, उसमें हमने लीनियर वाले कौन कौन से देखे थे, लीनियर वालों के नाम बताऊं मैं, क्या आपको लिए सवाल छोड़ू, आपके लिए सवाल छोड़ता हूं, क्योंकि मैंने वहां ध्यान बहुत दिया था। तो लीनियर को आपको बताना है कौन कौन से होते हैं। लीनियर के एग्जाम्पल आपको उदाहरण में जो लिखा था मैंने, वहां अच्छे से अंडरलाइन करके बताया था। नहीं याद आ रहा तो क्लास देखिए रिटर्न भाई, क्योंकि भाई इतना समझाने के बाद भी अगर आप नहीं समझ पा रहे हो तो क्या समझोगे, कैसे काम आएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको लिखना है क्वेश्चन नंबर 3, 2, 3 इस तरीके से कमेंट बॉक्स में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये, क्वेश्चन नंबर 2 का ये, क्वेश्चन नंबर 3 का ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको एग्जांपल क्या दे रहा हूं, मैं क्या पूछ रहा हूं कि जो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है उसमें कौन कौन से आते हैं। जैसे ट्री जो है, ग्राफ है, टेबल है, सेट है, सेट्स, ये सारे जाएंगे नॉन लीनियर में। तो लीनियर में कौन है जो आएंगे, हिंट तो पूरी मैंने दे दी है, अब आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। डेटा स्ट्रक्चर होता है कौन सा, नॉन लीनियर। ट्री में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन होता है। पेरेंट चाइल्ड का मतलब वही जो पापा, फिर उनके 2 बेटे, फिर उनके भी बेटे, फिर उनके भी बेटे, इस तरीके से बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, बेटे के बेटे, ठीक है। ट्री के प्रत्येक डेटा आइटम को हम नोड कहते हैं। ये बात मैंने अभी समझाई कि ये प्रत्येक, इनको क्या कहेंगे, सबको, सब अपने आप में क्या है, एक नोड है। ये सब अपने आप में नोड है, क्योंकि ये सब अपने आप में पिताजी बनते चले जा रहे हैं, इसलिए नोड हो गए, ठीक। ऐसा मतलब कुछ भी एजम्पशन कीजिए आप, कुल मिला के एक कल्पना करते हुए चले गए तो आप भी समझते हुए चलेंगे आसानी से, ठीक। आगे क्या बोल रहा है, एक नोड का अधिकतम एक ही पेरेंट हो सकता है। एक नोड का एक पिता होगा। अरे भाई आपके गलत मत सोचिएगा, कोई भी इंसान हो, हर इंसान का एक पिता होता है ना। तो वो एक नोड का एक पिता होगा। जैसे ये है तो इसके पिताजी एक ही है, चाहे ये 2 नोड हो सकते हैं, इनके 2 बेटे हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों बेटों का बाप तो एक ही होगा, वही बात। तो क्या हो रहा है, अधिकतम एक ही पेरेंट हो सकता है, लेकिन रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता है। रूट नोड किसे कहेंगे, रूट नोड कहेंगे जो सबसे ऊपर वाला है, इसको, ये मैंने तिरछा ले रखा है यहाँ पर जो लिखा ना, ये इसको पेरेंट नोड भी कहते हैं, फादर वाला भी कहते हैं, और एक और कहते हैं रूट।
रूट नोड नोड रूट नोड भी इसे कहा जाता है। क्यों रूट नोड कहा जाता है इसको? क्योंकि ये मेन जड़ है, मेन जड़ है, इसकी वजह से ये पूरा परिवार खड़ा हुआ है। अगर ये नहीं होता तो ये नहीं आता, ये नहीं आता, और ये इसकी वजह से ये आए और इन दोनों की वजह से ये आए, मतलब कि ये इनडायरेक्ट रूप से इसकी वजह से आए। मतलब कि इसको ऐसा समझिए कि आपके दादाजी नहीं होते तो आप नहीं होते, आप अप्रत्यक्ष रूप से उनकी ही देन से आए हुए। क्यों? क्योंकि आपके दादाजी से आपके पिता है और उनकी वजह से आप आए। फिर तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष रूप से उनके साथ आपका क्या होगा? रिलेशन हो रहा है ना। डायरेक्ट नहीं हो तो क्या? इनडायरेक्ट रूप तो हो रहा है ना, पिताजी के थ्रू हो रहा है, पर हो रहा है ना रिलेशन, मतलब आप भी उनके ही थ्रू आए हो कहीं ना कहीं। तो ये वही बोल रहा है, इसलिए क्या? रूट एक जड़ है, एक तरह से वो मेन जड़ है, वो वही सबको रोप रहा है, वही सबको खड़ा कर रहा है, पूरा परिवार खड़ा कर रहा है। तो यही बात यहाँ पर बोलना चाह रहा है। इससे और सरल एग्जांपल क्या होगा यार समझाने में? एक ट्री में प्रत्येक नोड का 0 या ज्यादा चाइल्ड हो सकते हैं। कम से कम 0 चाइल्ड भी होंगे, कम से कम बच्चा 1 भी हो सकता है, कम से कम 0 भी हो सकता है। अरे बिना माता, बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनका कोई बच्चा बच्ची नहीं होता है, तो वो भी तो रहते हैं ना, वो हैं। और या फिर एक साथ बहुत सारों को 15-15, 16-16, अरे बहुत होते हैं ऐसे। नहीं हम चाइना को पीछे छोड़ गए हैं पॉपुलेशन में। ऐसे नोड्स जिनके एक भी चाइल्ड नहीं होते हैं उन्हें लीफ नोड या टर्मिनल नोड कहते हैं। जिनके एक भी नोड नहीं है, मतलब एक भी चाइल्ड नहीं है, जिसके एक भी बेटा बेटी नहीं है, उनको लीफ नोड या टर्मिनल नोड कहते हैं। ये 2 शब्द याद रख लेना, आपके एग्जाम में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लें ऐसे ट्री में, और कोई क्वेश्चन का मुझे संभावना कम है। ट्री की जितनी संभावना बनती है वो नेट जो इंटरनेट पढ़ाया था वहां भी करवा दी, यहाँ भी करवा दी। वैसे तो ट्री हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता है, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर का ट्री हमेशा नीचे की ओर बढ़ता है। कहना मतलब ये कि जो आपका पौधा होता है वो ऐसे चलता है, ऐसे चलता है, इसकी जड़ें ऐसे फैलती है, ऐसे बनकर। मान लीजिए आपका पौधा है, ये पौधा है, ये इसकी मेन रूट यहाँ होती है, यहाँ पर सब बढ़ के आता है। लेकिन जो आपका जो डेटा स्ट्रक्चर वाला ट्री है वो क्या चलता है? मेन है, फिर इसके नीचे आता है, तो ये उल्टा ट्री बनता है। उल्टा ट्री बन रहा है ना इस तरीके से, तो ट्री का शेप बन रहा है, ट्री का है लेकिन कैसा है? उल्टा। अब इसके बाद हम कुछ इसकी जो है मतलब टर्म्स हैं कुछ, उनको समझ लेते हैं। जैसे रूट, क्या होता है रूट? हालांकि मैंने बता दिया है, फिर भी मैं अलग से लिख के लाया हूं आपको समझाने के लिए, तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझते हुए चलेंगे। और आशा करता हूं कि आप इस बात में मुझसे उम्मीद ये रखे होंगे आपने कि सब चीज जो मैं अभी तक करवाता रहा हूँ वैसे करवा रहा हूँ, तो आप भी बने रहिए साथ में। रूट नोड, एक ट्री में रूट नोड सबसे ऊपर का नोड होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रूट नोड का कोई भी पेरेंट नहीं होता है। मतलब जो रूट नोड होता है ना वो सबसे ऊपर होता है, शीर्ष पे, और इसका कोई पेरेंट नहीं होता है, कोई पिताजी इसका नहीं होता है। अरे पिताजी तो होगा, कभी ना कभी तो रहा होगा, लेकिन वर्तमान समय में नहीं होगा। देखिए हमारे दादाजी के पिताजी होंगे, वो एक सपोज एग्जांपल में लेंगे तो आएगा, लेकिन डेटा स्ट्रक्चर में जो रूट नोड होता है उसका कोई पेरेंट्स नहीं होता है। ठीक है, ये ध्यान देना। इसके बाद में ये क्या रहा? पेरेंट नोड। यदि कोई नोड किसी सब नोड को कंटेंट करता है तो इसे नोड का सब नोड या पेरेंट कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहे तो एक नोड का ठीक पिछला वाला नोड पेरेंट नोड होता है। चित्र में भी, और ये तो मैंने जो पीछे डायग्राम दिखाया उसके ऊपर लिखी हुई लाइन है, इसको भी भूल जाइए, ये तब समझ में आएगी जब डायग्राम समझते जाओगे, जब आप थ्योरी पढ़ोगे ना उसके लिए समझ में आएगी। लेकिन क्या बोल रहा है, मतलब अभी बताया था ना आपको मैंने, ये से ये क्या हो रहा है? ये तो रूट नोड हो गया, और ये इसके लिए क्या हो गए? ये मान लीजिए ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो बी के लिए ये पिताजी बन गए, सी के लिए ये पिताजी बन गए। समझ में आ रहा? लेकिन यहाँ पर ए के लिए कोई पिताजी नहीं है ना? समझ गए ना? चाइल्ड नोड, जो चाइल्ड नोड होता है उसमें क्या होता है? यदि एक नोड किसी नोड का वंशज है, मतलब यदि एक नोड किसी नोड का वंशज है तो इस नोड को चाइल्ड नोड्स के रूप में जाना जाता है। आप ऐसा समझिए, आप अपने आप को लीजिए और आप अपने दादाजी को लीजिए, तो आप क्या उसके वंशज में नहीं आ रहे हो? तो आप उनके चाइल्ड हो के नहीं हो, उनके बच्चे ही हो ना। ये बात वही बोल रहा है, उसे चाइल्ड नोड कहा जाता है। रूट नोड के लिए चाइल्ड ही बनना। सिबलिंग क्या? एक वे नोड जिनका एक ही पेरेंट होता है, मतलब एक ही पेरेंट होता है, उन्हें सिबलिंग कहते हैं। सिबलिंग इसको छोड़ दीजिए, इतना कोई खास नहीं, मेन आप इसको ध्यान देना है। रूट नोड को आप भूलिएगा मत, रूट नोड आएगा, पेरेंट नोड आएगा,
टर्मिनल नोड वह नोड होता है जिनका कम से कम एक चाइल्ड होता है। कम से कम टर्मिनल में क्या होता है, इंटरनल, सॉरी टर्मिनल तो होता है जिसका एक भी नहीं होता है यार, वो टर्मिनल है ना, या इंटरनल लिखा, मैं टर्मिनल पढ़ रहा हूँ, सॉरी। टर्मिनल नोड में कम से कम एक चाइल्ड होगा। टर्मिनल में क्या होगा, कम से कम एक। और कहाँ दिमाग हुआ, टर्मिनल में एक भी नहीं होगा, टर्मिनल में 0 होगा, और इंटरनल में कम से कम एक होगा। इंटरनल मतलब आंतरिक, जब इंटरनल बात होगी तो कम से कम एक होगा, और टर्मिनल मतलब बाहर कर दिया, टर्मिनेट कर दिया गया, टर्मिनेट कर दिया मतलब उसका 0। ठीक, इसे इंटरनल नोड कहते हैं जिसका कम से कम एक होता है। लीफ नोड, वह नोड, अब देखिए लीफ नोड जिसका कोई भी चाइल्ड नहीं होता, लीफ है ना, मतलब वही टर्मिनल, जो टर्मिनल वाली बात की हमने, वही कौन है, लीफ उसे कहते हैं। तो क्या बोल रहा है, वह नोड जिनका कोई भी चाइल्ड नहीं होता है उसे लीफ नोड कहते हैं। चित्र में ये डायग्राम के लिए एग्जांपल दिया हुआ है। इसके बाद ट्री में एक लीफ नोड सबसे नीचे वाला नोड होता है। ट्री में जो आप यहाँ पर डेटा स्ट्रक्चर में ट्री बनाओगे, उसमें सबसे आखिरी में जो डेटा बनाओगे, सबसे आखिरी वाला जो छोड़ोगे बेचारा, उसके लिए अब मान लीजिए इसका भी कोई, इसका भी कोई, इसका कोई नहीं, तो यहाँ पर इस वाले ग्रुप में ये जो बना हुआ है, मैं इसका कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा, तो आपको आसानी से समझ में आता चला जाएगा। ये वाला जो हमारा नोड बना हुआ है, ये नोड कौन सा है, लीफ नोड है, लीफ नोड है, एलन कर रहा हूं मैं, ये लीफ है, ये लीफ है, ये लीफ है, क्योंकि इनका कोई चाइल्ड नहीं है। ठीक, समझ गए। इसके बाद में एज, एज में क्या बोल रहा है, एक एज दो नोड के मध्य, अच्छा ये रुको ये वाला लाइन सुनिए, नीचे वाला नोड होता है, एक नोड में कितने भी लीफ नोड हो सकते हैं, जैसे मैंने अभी एक से अधिक करके दिखाया ना आपको, एक से अधिक हो सकते हैं लीफ नोड हो। लीफ नोड्स को इंटरनल नोड्स भी कहते हैं, इंटरनल, ध्यान रखना, एक्सटर्नल, मैं क्या पढ़ रहा हूं आज, मेरा है ना तबीयत, एक्सटर्नल क्या है, एक्सटर्नल, ध्यान दीजिएगा भाई को, सॉरी यार, एक्सटर्नल है ना, मतलब आगे ये बात समझाने चाहता हूँ तो वो पहले माइंड में चलती रहती है। चलो एजेस, एजेस में क्या होता है, एक एज दो नोड्स के मध्य का कनेक्शन होता है। एज क्या होता है, दो नोड्स के बीच का कनेक्शन होता है, यह दो नोड्स के बीच की लाइन होती है, ये लाइन बने ना, लाइन वही, ये लाइन एज हो गई। अब जैसे यहाँ देखेंगे आप, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये तो हो गया आपका ए, एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूँ, तो ये हो गया आपका ए जो है सबसे ऊपर है, इसका कोई पिताजी नहीं है, तो ये रूट नोड है, इसका कोई पेरेंट्स, पिताजी, फादर वगैरह नहीं। इसके बाद में आप ये यहाँ देखिए, ये यहाँ से, तो ये बन रहा है बी और सी, बी और सी ए के क्या है, चाइल्ड है, और बी के अपने आप में 3 चाइल्ड है। बी के अपने आप कितने चाइल्ड है, डी ई एफ, 3 चाइल्ड इसको हो गए, और ई के भी कितने चाइल्ड है, एच है। आप यहाँ एक बात नोटिस कीजिए, ये मैंने एक यहाँ पर ट्राइंगल बनाया हुआ है, इस ट्राइंगल का मतलब है कि ये बी की फैमिली है, मतलब ये आपके पिताजी हैं, ये आप हैं, ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपका एक पूरा परिवार बन गया है, एक कुटुंब बन गया, आपका क्या बन गया है, कुटुंब बन गया, ठीक, कुटुंब। तो यहां पर आपका क्या बोल रहा है, इसमें क्या बोलना चाह रहा है कि ये जो है सब ट्री बन रहा है, ये अपना में सब ट्री बन रहा है ना, इसको देखिए ना, देखिए आप इस सारी बातों को भूलिए अभी थोड़ा, सब ट्री का इसका मतलब कैसे बन रहा है, ये इतना जो बन रहा है, इसको बाकी को भूलेंगे अगर आप, तो आपको ये इतना जो मैंने गोला अलग से पेन से बनाया, इसके अंदर एक ट्री दिखाई दे रहा है, एक पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ की साइज, उल्टा ट्री देखिएगा, सीधा तो नहीं, देखिए ट्री ऐसे बनेगा ना, ऐसे बनता है, अगर इसे ट्री को मैं घुमा दूं, ये उल्टा हो जाएगा, ये ऐसे हो जाएगा, ऐसे, तो वही तो बन रहा है। और पेरेंट नोड कौन है इसके अंदर, जो बी है वो पेरेंट नोड बन रहा है इसके अंदर, और चाइल्ड नोड कौन है इसके अंदर, डी है, ई है, एफ, समझ गए। ऐसे ही सी का अपने आप में एक बेटा है, तो इसमें ये, अब इन दोनों में देखिए आप, सिंगल कौन हो रहा है, जो साइंगल मतलब जो इक्वल है उनके ऊपर बात कर रहे हैं, तो ये दोनों भाई है, तो ये दोनों रहे सिमलिंग, सिमलिंग्स मतलब सेम, एक ही के थ्रू आए हुए, इसके माध्यम से दोनों आए हुए, तो ये हो गए। अब इनके जो आए, ये हो गया क्या आपका, इनका पुत्र, मतलब ये इसका चाइल्ड हो गया, किसका, सी का चाइल्ड कौन हो रहा है आपका, सी का चाइल्ड आपका जी है, और जी क्या है यहाँ पर, लीफ नोड है, सी यहाँ पर लीफ नोड है, एफ लीफ नोड है, डी भी लीफ नोड है, और ई लीफ नोड नहीं है, क्योंकि ये इसके भी एक पुत्र है, एच इसका भी एक चाइल्ड है, तो यहाँ पर लीफ नोड कौन हो गया, एच हो जा रहा,
समझ गए। अब एक बात और यहाँ पर खटक रही है कि सर ये एजेस क्या था, एजेस शब्द आया था वो तो बताया नहीं आपने, अभी बताते हैं। ये लाइन दिखाई दे रही है, 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 ये एक और लाइन है, ये लाइन है, ये जितनी भी लाइनें मैंने खींची दिखाई दे रही है आपको लाइनें, ये लाइनें ही एज कहलाएगी। ये जो लाइन है बीच में जोड़ रही है ना, रूट को उनके चाइल्ड से जोड़ रही है, पेरेंट को चाइल्ड से जोड़ रही है, तो ये क्या बन रही है आपकी, ये ही किसके माध्यम से जोड़ रही है, एजेस के माध्यम से जुड़ रही है। जो लाइन है वही उसे ही एजेस कहते हैं। आई होप समझ गए होंगे, पूरी भावना समझे होंगे, मैं जो समझाना चाह रहा था आप समझ गए होंगे, विस्तार से समझा है, बहुत अच्छे से हर चीज समझाई है, और आशा करता हूँ आपको आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीज समझ में आई होगी, और उम्मीद तो बहुत कुछ करता हूँ आपसे कि आपने साथ दिया था, और मैं भी साथ रहूँगा, कंटिन्यू छोड़ूंगा नहीं। भाई आपसे गुजारिश है कि आप जाकर के प्ले लिस्ट बनी वहाँ से जाकर सारी क्लासें कीजिए, और इससे आप अपने तैयारियों को बूस्ट कीजिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है यज्ञ विद्या का, उसको आप क्या कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको पल पल की अपडेट वहाँ से मिलती रहे और आप अपने तैयारी को बूस्ट कर सकें। ठीक, और साथ में हमारा टेलीग्राम जो हमारा यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको वहाँ से नोटिफिकेशन मिलता रहे। कैसा लगा? आज मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, तीनों क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर अवश्य देना है, मैं चेक करूंगा कौन देगा कौन नहीं दे रहा है। आपका यहाँ पर जो रिव्यू मिलेगा उसके अकॉर्डिंग ही आगे सेशन में जो प्रैक्टिस सेशन हो, एक लगभग एक आध मतलब 15-20 दिन बाद ही लूँगा, अभी तो कुछ दिन का मैं बीच में लीव लूँगा, तो थोड़ा आपको समझ ही आ रही होगी। 2 लास्ट जो क्लासेस में 2-3 क्लास जो ले रहा हूँ लास्ट, इन्होंने मैं गला पूरा ही साथ नहीं दे रहा, फिर भी ले रहा हूँ, क्योंकि इतना तो कम से कम एक बार थ्योरी तो कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद प्रैक्टिस में थोड़ा रेस्ट देके प्रैक्टिस चालू कर दूँगा। अपने दोस्तों को लिंक अवश्य शेयर करें, लाइक अवश्य करना, और साथ में आप जो हमारे यज्ञ विद्या के नंबर पहले वाली स्लाइड पे दिखाई देते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर भी दिखाई देते हैं, वहाँ से भी निकाल सकते हैं, आप वहाँ से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही एक क्लास मैंने मेरे नंबर दिए थे, आप वहाँ से भी अपने कोई भी क्वेरी हो, अगर आपको नहीं मिल पा रहा उसका सोल्यूशन, कॉन्टैक्ट कीजिएगा। किस के रिगार्डिंग, जीके जीएस वहाँ से पूछना, वहाँ बता दूंगा। रीजनिंग में कोई क्वेश्चन हो वहाँ पूछ लीजिएगा, वहाँ बता दूंगा व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, मैंने नंबर दिया व्हाट्सएप नंबर, आपको पता चल जाएगा। और नहीं तो हमारी यज्ञ विद्या टीम से भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, वो दे देंगे आपको, मना नहीं करेंगे। ठीक है, साथ में आपका कंप्यूटर का तो है सही, मतलब आपका यूपी पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर का जो सिलेबस है उसमें से कहीं भी आप पूछ सकते हैं, बताने के लिए मैं एग्री हूँ, तैयार हूँ आपके साथ हमेशा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, एक क्लास और लेना है किसके शॉर्टकट की उसके ऊपर बात कर लेते हैं, फिर मिलेंगे प्रैक्टिस सेशन में। तब तक के लिए आज मतलब अगली क्लास तक के लिए जय हिंद जय भारत।